हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास की जो अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 हम करने वाले हैं। आप लोगों में से किस किस ने नेट का पेपर दिया था और आपकी क्या स्कोरिंग रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कौन कौन यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है? जितने लोग नेट की तैयारी करने के इच्छुक हैं, कमेंट में येस लिखिएगा, तो उसके बारे में फिर विचार करेंगे और चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट की तैयारी कराने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। इसमें से आप लोग के कितने प्रश्न सही होते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी कर्नल टॉड, सी श्यामल दास, डी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन आपको बताना है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ था उसको प्रामाणिक माना है। यह आप जानते ही होंगे कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर कई विद्वानों ने संदेह किया है और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता बहुत ही संदिग्ध मानी गई है। कुछ विद्वान इसे सर्वथा अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक और कुछ प्रामाणिक मानते हैं। सर्वथा अप्रामाणिक मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल का भी नाम है, जिन्होंने इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है। यहाँ पर कर्नल टॉड ने जो नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो का संस्करण है उसको प्रामाणिक माना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए राउल बेल, बी हम्मीर रासो, सी भरतेश्वर बाहुबली रास, डी बीसल देव रासो। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना आपको बतानी है। 3 रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त हैं, एक अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है, वो आपको चूज करनी है। तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना यहाँ पर है बीसलदेव रासो। राउल बेल, हम्मीर रासो और भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त रचनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। ऑप्शन ए ब्रह्मरंध्र, बी हृदेश, सी नाभिचक्र, डी मूलाधार। इन चारों में से भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा नाम उपयुक्त है वो ऑप्शन आपको चूज करना है, वो आपको बताना है। ये आप जानते होंगे कि ये शब्दावली नाथ सिद्धों से संबंधित है और भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम जो है उसे कहेंगे ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र को ही भ्रमर गुफा के नाम से जाना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस संत कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? ऑप्शन ए दादू दयाल, बी नागरीदास, सी संत पीपा, डी मलूकदास। इनमें से किस संत कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? यहाँ पर 4 संत कवियों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको वो संत कवि चुनना है जिनका किसी भी रूप में राजस्थान से संबंध नहीं था। आइए देखते हैं। दादू दयाल का संबंध राजस्थान से था, नागरीदास का भी संबंध राजस्थान से था। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, जबकि इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान रहा है। संत पीपा और नागरीदास का भी संबंध राजस्थान से था। मलूकदास ही ऐसे संत कवि हैं जिनका राजस्थान से संबंध नहीं था, बल्कि इनका संबंध इलाहाबाद से था। आइए आगे बढ़ते हैं। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार था। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार था, कौन सा था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वक्रोक्ति, बी समासोक्ति, सी अनुप्रास,
डी श्लेष। निम्न अलंकारों में से सूफी कवियों का प्रिय अलंकार कौन सा था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सूफी कवियों का जो प्रिय अलंकार था वो है समासोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, हनुमत चरित के रचयिता हैं। ऑप्शन ए अग्रदास, बी नाभादास, सी रायमल पांडे, डी हृदयराम। हनुमत चरित के रचयिता का नाम आपको बताना है। अग्रदास हैं, नाभादास हैं, रायमल पांडे हैं या हृदयराम हैं। हनुमत चरित नामक रचना किसकी है? तो हनुमत चरित नामक जो रचना है वो रायमल पांडे जी की रचना है। और हनुमान नाटक जो है वो हृदयराम जी की रचना है। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय के अंतर्गत रखा है, ये बताना है। ऑप्शन ए स्मार्त वैष्णव, बी वेदांती, सी निम्बार्की, डी रामानंदी। तुलसीदास वियोगी हरि के अनुसार किस संप्रदाय से संबंधित थे? वियोगी हरि ने इनको रामानंदी संप्रदाय से संबंधित माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव संप्रदाय में परिगणित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो कज्जर के ढोए के। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए देव, बी सेनापति, सी मतिराम, डी चिंतामणि। ऊपर दी हुई पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो कज्जर के ढोए के। ये पंक्ति सेनापति जी की है, जिनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। और इनका जो कवित्र रत्नाकर है वो 5 तरंगों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि था जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी रामधारी सिंह दिनकर। कुणाल गीत नामक जो रचना है इसके रचयिता का नाम आपको बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, मुक्तिबोध की या दिनकर की। ये रचना किसकी है? कुणाल गीत नामक जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं जो हैं रंग में भंग, किसान, जयद्रथ बध, झंकार, यशोधरा आदि हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निराला की खंडहर के प्रति रचना निम्न में से किस प्रकार की रचना है? निराला की जो रचना है जिसका नाम है खंडहर के प्रति रचना निम्न में से किस प्रकार की रचना है? ये ए प्रेम गीत है, बी व्यंग्य गीत है, सी रौद्र रूपी कविता है, डी संबोधन गीत है। इसमें 2 प्रश्न हैं। जिसको ये नहीं पता होगा कि खंडहर के प्रति रचना किसकी है तो ये निराला की है, और ये किस प्रकार की रचना है ये आपको बताना है। प्रेम गीत है, व्यंग्य गीत है, रौद्र रूपी कविता है या संबोधन गीत है। तो ये निराला की खंडहर के प्रति रचना जो है ये एक संबोधन गीत है। अगला प्रश्न है, अपनी काव्य यात्रा के आरंभ में बालेंदु उपनाम से कविताएं कौन करता था? ए भवानी प्रसाद मिश्र धूमिल, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी केदारनाथ अग्रवाल। इन चारों कवियों में से आपको बताना है कि बालेंदु उपनाम से कविताएं कौन करता था। अपनी काव्य यात्रा के आरंभ में जो कविताएं इन्होंने की हैं वो बालेंदु उपनाम से की हैं। तो ये कवि कौन है? बालेंदु उपनाम से कविताएं और कोई नहीं बल्कि केदारनाथ अग्रवाल जी
करते थे। इन्होंने अपनी काव्य यात्रा के आरंभ में बालेंदु उपनाम से कविताएं की थी और इनके जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ हैं यूं की गंगा, नींद के बादल, कहें केदार खरी खरी, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, आग का आईना, ये सब फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये सब केदारनाथ अग्रवाल जी की ही रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी श्रीकांत वर्मा, डी भवानी प्रसाद मिश्र। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता का नाम है? यहाँ पर चकमक की चिंगारियां जो कविता है ये मुक्तिबोध की कविता है और ये उनके कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोए पलाश दहकेंगे नवगीत संग्रह किसका है? ए माहेश्वर तिवारी, बी शंभुनाथ सिंह, सी यश मालवीय, डी नचकेता। सोए पलाश दहकेंगे नवगीत संग्रह जिस कवि का है उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। सोए पलाश दहकेंगे नवगीत संग्रह जो है वो नचिकेता का है और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नवगीत संकलन है आदमकद खबरें, और इसके साथ सुलगते पसीने नवगीत संकलन भी इन्हीं का है। आइए देखते हैं आगे। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ए गोपाल राम गहमरी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी देवकी नंदन खत्री। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे को तैसा नाटक किसका है ये आपको बताना है। तो इसके रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम था? ऑप्शन ए सुंदरलाल, बी सोहनलाल, सी मदन मोहन, डी ब्रजकिशोर। परीक्षा गुरु नामक जो उपन्यास है उसके नायक का नाम आपको बताना है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी का है और आपको पता होगा कि आचार्य शुक्ल ने इसे अंग्रेजी के ढंग का पहला उपन्यास बताया है। तो इसके नायक यहाँ पर हो जाएंगे मदन मोहन। मदन मोहन परीक्षा गुरु के नायक हैं। अगला प्रश्न है, परिंदे संग्रह में कहानियों की संख्या है? परिंदे संग्रह में कहानियों की कितनी संख्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 9, बी 7, सी 5, डी 13। परिंदे कहानी संग्रह जो कि निर्मल वर्मा का है, इसमें कहानियों की संख्या कितनी है? तो इसमें कहानियां हैं 7। इसमें 7 कहानियों का ये संग्रह है जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं? विक्रमोर्वशी की मूल कथा निबंध किसके द्वारा लिखा हुआ है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी अज्ञेय, डी सुरेंद्र वर्मा। तो ये निबंध जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा हुआ है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं का सबसे प्रबल समर्थन किसने किया? हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की जो मान्यताएं थी, चिंतनात्मक मान्यताएं, उनका सबसे प्रबल समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी मुक्तिबोध, डी रामविलास शर्मा। इसमें सबसे प्रबल समर्थक इनकी मान्यताओं के कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी धर्मवीर भारती। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? और आपको ये भी बताना है कि ये जीवनी किसके द्वारा लिखित है, इसके जीवनीकार कौन हैं। तो शिखर से सागर तक नामक जो जीवनी है वो है रचनाकार अज्ञेय की,
और इसके जीवनीकार हैं रामकमल राय। 1986 में ये जीवनी प्रकाशित हुई थी। रामकमल राय। तो ये है आज का अंतिम प्रश्न। इससे आगे के प्रश्नों को हम करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको प्रश्न महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। फ्रेंड्स, बताइएगा कि आप में से अधिकतर लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।